हेलो गाइस, वेलकम टू ब्लैक बर्ड। आज हम एक नई कहानी सुनाएंगे जिस लड़के को लोग माफिया बॉय कहते हैं। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। यह सवाल 7 फरवरी 2000 की सुबह दुनिया भर के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे लाखों लोगों के मन में एक साथ उछला था। दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी याहू का होम पेज अचानक गायब हो गया। दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी थी उसका होम पेज गायब हो गया था। कुछ लोगों को लगा शायद उनके इंटरनेट एक्सेस में दिक्कत है। कुछ ने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आई। याहू पूरी समय से ऑफलाइन था। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, हैरानी घबराहट में बदलने लगी। याहू उस समय इंटरनेट की रीढ़ थी, और उस समय इस तरह गायब होना ऐसा था जैसे पूरी दुनिया का टेलीफोन एक्सचेंज अचानक बंद हो जाना। इस हैरानी के बीच कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर के एक शांत मध्यम वर्गीय इलाके में एक 15 साल का लड़का अपने बेडरूम के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा मुस्कुरा रहा था। उसका नाम माइकल कैल्स। दुनिया उसे आज माफिया बॉय के नाम से जानती है, और उसकी इस मुस्कान के पीछे एक राज था। वह जानता था कि याहू को किसने गिराया है। दरअसल वह खुद था। माइकल कैल्स का जन्म 1985 में कनाडा में हुआ था। वह एक पढ़ने लिखने वाले, शांत दिखने वाली स्कूली छात्र की तरह था। उसके माता पिता अलग हो चुके थे, और वह अपनी माँ के साथ रहता था। स्कूल में उसका मन कम लगता था। उसकी दिलचस्पी का केंद्र था कंप्यूटर। 90 के दशक का अंत इंटरनेट की दुनिया के लिए वाइल्ड वेस्ट जैसा था। सुरक्षा के नाम पर बहुत कम था। माइकल ने अपना पहला कंप्यूटर तब खरीदा था जब वह 6 साल का था। 6 साल की उम्र में उसे पहला कंप्यूटर मिला था। किशोरावस्था तक आते आते वह ऑनलाइन चैट रूम्स और हैकर फोरम को नियमित सदस्य बन चुका था। यहाँ उसने एक नया नाम अपनाया, माफिया बॉय। यह नाम उसे फिल्मों और गेम्स में माफिया के किरदारों से पसंद आया। उस समय हैकर समुदाय में एक तरह की प्रतिष्ठा की दौड़ चल रही थी। जो हैकर जितनी बड़ी वेबसाइट हैक करता गिराता, उसकी उतनी इज्जत होती। माइकल के लिए यह एक खेल था, एक रोमांच। उसने सोचा, क्यों ना दुनिया को दिखाया जाए कि मैं क्या कर सकता हूँ। उस समय माइकल ने जो हमला किया उसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है, जिसे डीडोस कहते हैं। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपके घर के बाहर का फ़ोन एक्सचेंज का एक छोटा सा दफ्तर है। उसमें सिर्फ 10 लोग काम करते हैं। अब अगर एक ही समय पर 10,000 लोग उसी दफ्तर को फ़ोन करने लगें तो क्या होगा? उन 10 कर्मचारियों की लाइनें जाम हो जाएंगी। असली कॉल आ ही नहीं पाएगी। दफ्तर ऑफलाइन हो जाएगा। डीडोस ठीक यही तरह काम करता है। एक वेबसाइट के सर्वर, जो एक तरह का शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, की एक सीमा होती है कि वह एक साथ कितने लोगों के रिक्वेस्ट को संभाल सकता है। हैकर हजारों लाखों कंप्यूटर पर अपनी एक सी मलिशियस सॉफ्टवेयर, जैसे बॉट जो भी कहते हैं, इंस्टॉल कर देता है बिना उस मशीनों के मालिक की जानकारी के। फिर एक आदेश देते हैं कि ये सभी जो भी कंप्यूटर एक ही समय पर एक ही वेबसाइट पर जाने का प्रयास करते हैं। सर्वर इतने सारे रिक्वेस्ट को संभाल नहीं पाता है और क्रैश हो जाता है, वेबसाइट गायब। इसमें मेन डीडोस अटैक का मतलब मेन ये है कि हम जो हैकर्स होते हैं वो बोट्स तैयार करते हैं। बोट्स मीन्स स्क्रिप्ट हम बनाते हैं, जिन्हें रोबोट्स कहते हैं, जो अपने आप ही यहाँ अपने स्क्रिप्ट्स रन करेंगे, और वो अपने आप ही हज़ारों रिक्वेस्ट एक साथ भेजेंगे। तो सर्वर संभाल नहीं पाएगा और शट डाउन हो जाएगा। ऐसे ही यही बताया गया। माइकल ने इस तकनीकी का इस्तेमाल किया। उसने पहले ही कई कमजोरी सुरक्षा वाले
इस यूनिवर्सिटी और कंपनी के सर्वर पर कब्जा कर लिया था और उन पर अपने अटैक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिए थे। ये सर्वर उनकी सेना बन गए थे। अब दिन पहला 7 फरवरी याहू पर हमला। सुबह के समय माइकल ने अपने बेडरूम से ही अपनी जोवी सेना को, जो बोट सेना है, के सर्व को याहू के सर्वरों पर हमला करने का आदेश दिया। उसने सोचा था कि शायद वेबसाइट कुछ मिनटों के लिए धीमी हो जाएगी, लेकिन नतीजा हैरान करने देने वाला था। याहू पूरी तरह गिर गया और 3 घंटे तक ऑफलाइन रहा। उस समय याहू पर रोज़ाना 10 करोड़ से भी ज़्यादा विजिट होते थे। यह दुनिया का सबसे पहला ऐसा मौका था जब इतनी बड़ी इंटरनेट कंपनी को एक किशोर छोटे से बालक ने ऑफलाइन कर दिया। माइकल की यह एक सबसे बड़ी सफलता थी। हैकर फोरम में उसकी धाक जम गई। अब अगले दिन माइकल ने अपना निशाना बदला। उसने buy.com, एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर हमला किया, जो उस दिन अपने शेयर बाजार में लिस्ट हो रही थी। हमले के कारण वेबसाइट ऑफलाइन हो गई, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर उसने दुनिया को सबसे बड़ी ऑनलाइन दुकान अमेज़न को निशाना बनाया। अमेज़न का सर्वर कुछ देर के लिए जवाब देने में असमर्थ हो गया। अब दहशत फैलने लगी। मीडिया में खबरें आने लगी कि कोई अज्ञात हैकर इंटरनेट की बड़ी बड़ी कंपनियों को निशाना बना रहा है। माइकल अब रोमांच से भर चुका था। उसने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट CNN.com पर हमला बोल दिया। कल्पना कीजिए, वह चैनल जो दुनिया भर की खबरें देता है, खुद अपनी वेबसाइट नहीं दिखा पा रहा था। इसके बाद उसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन नीलामी साइट ईबे को चुना। ईबे के सर्वर 2 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑफलाइन रहे। लाखों लोग अपनी बोली नहीं लगा पाए, सौदे रुक गए। 1 हफ्ते के भीतर इस किशोर ने इंटरनेट की दुनिया के 4 बड़े दिग्गजों याहू, अमेज़न, CNN और ईबे को अपने घुटनों पर ला दिया था। दुनिया भर के बिजनेस, मीडिया, सरकार में खलबली मच गई थी। यह कौन कर रहा है? क्या यह कोई आतंकी हमला है? क्या कोई साइबर वॉर की शुरुआत है? ऐसे सवाल उछलने लगे। इधर माइकल स्कूल जा रहा था, दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। शाम को घर आकर फिर से अपने कंप्यूटर के सामने बैठ जाता था। उसकी माँ को शक तक नहीं था कि उसका अच्छा लड़का दुनिया भर में सुर्खियों में आ रहा है। माइकल ने अपने एक दोस्त को यह बात बताई, लेकिन दोस्त ने इसे बड़ी बात नहीं समझा। लेकिन जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं। अमेरिकी FBI और कनाडा रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP इस मामले में जुट गई। वे हैकर के डिजिटल फुटप्रिंट ढूंढ रही थी। हैकर ने हमलों के नियंत्रित करने के लिए जिन सर्वर का इस्तेमाल किया था, उनमें से एक कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का था। यूनिवर्सिटी के नेटवर्क प्रशासकों ने लॉग फाइल्स, जो हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखती है, की जांच की। उन्हें एक संदिग्ध IP एड्रेस मिला जो बार बार आ रहा था। यह IP एड्रेस कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर के एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जुड़ा था। जांचकर्ताओं ने इस ISP से संपर्क किया। ISP के पास रिकॉर्ड था उस IP एड्रेस का इस्तेमाल किस ग्राहक ने उन तारीखों और समय पर किया, और इस तरह पता चला एक घर का पता जो माइकल कैल्स का था। 15 अप्रैल 2000 की सुबह माइकल स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने थे RCMP के ऑफिसर। उसकी माँ हैरान रह गई। अफसरों ने माइकल से पूछा, क्या तुम्हारा ऑनलाइन निकनेम माफिया बॉय है? माइकल ने हाँ में सिर हिला दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके बेडरूम से कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव जब्त कर ली। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया भर के अखबारों की हेडलाइन थी, दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमले का संदिग्ध एक 15 साल का लड़का।
माइकल को जमानत पर रिहा किया गया, लेकिन उस पर 66 आरोप लगाए गए। बाद में यह घटाकर 56 कर दिए गए। 56 अदालती कार्रवाई शुरू हुई। माइकल ने अपने बचाव में कहा कि वह सिर्फ जिज्ञासु था, क्यों उसका इरादा नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बल्कि सिस्टम की कमजोरी दिखाने और हैकर समुदाय में नाम कमाने का लेकिन नुकसान तो हो चुका था और वह बहुत बड़ा था। माइकल के हमले से सीधा अप्रत्यक्ष रूप से जो नुकसान हुआ था उसकी गणना कम से कम 1.7 अरब डॉलर थी। व्यापार का नुकसान: जब अमेजॉन, ईबे जैसी वेबसाइट ऑफलाइन होती हैं तो हर घंटे लाखों डॉलर का बिजनेस रुक जाता है। लोग खरीदारी नहीं कर पाते। शेयर बाजार पे असर: इन कंपनियों के शेयर की कीमतें गिर गईं। टेक कंपनियों के शेयर पर भरोसा डगमगा गया। मरम्मत और सुरक्षा की लागत: इन कंपनियों को अपने सर्वर को दोबारा ठीक करने, मजबूत सुरक्षा प्रणाली लगाने में करोड़ों डॉलर खर्च करने पड़े। उत्पादक का नुकसान: जब याहू या CNN ऑफलाइन होते हैं तो दुनिया भर के कर्मचारी, पत्रकार, शोधकर्ता काम नहीं कर पाते हैं। समय और पैसा दोनों बर्बाद। कुल मिलाकर अनुमान लगाया जाता है माफिया बॉय के हमलों से 1.7 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह उस समय के हिसाब से एक अनइमेजिनेबल रकम थी। सजा और बाद में जीवन: क्योंकि माइकल हमले के वक्त नाबालिग 15 साल का था, इसके लिए उस पर वयस्कों जैसा केस नहीं चलाया गया। उसे कनाडा के युवा न्याय अधिनियम के तहत सजा सुनाई जानी थी। सितंबर 2001 में अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे 8 महीने के लिए ओपन कस्टडी में रखा गया, मतलब उसे एक युवा गृह में रहना था, जिसमें घर में ही रहना होता है और पैर में कुछ सेंसर लगा होता है। अगर बाहर जाएगा तो वो पुलिस को पता चल जाएगा। लेकिन वह दिन में स्कूल जा सकता था। ये पुलिस ने परमिशन दे रखी थी कि स्कूल जा सकता है, आ सकता है। उसे 1 साल की प्रोबेशन मिली और उसके इंटरनेट इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगा दी गईं। उसे किसी भी कंपनी को नुकसान पहुंचाने का मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया, लेकिन चूंकि वह एक गरीब छात्र था, इसलिए मुआवजे की रकम बहुत ज़्यादा नहीं थी। माइकल ने सज़ा पूरी की। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। समय बीतने के साथ उसने अपनी गलती समझी। उसने अपनी प्रतिभा को सकारात्मक दिशा में लगाने का फैसला किया। आज माइकल कैल्स एक साइबर सुरक्षा सलाहकार और स्पीकर है। वह कंपनियों को यह बताता कि कैसे साइबर हमलों से अपने आप को बचाएं। उसने अपने अनुभवों पर एक किताब लिखी है। वह अक्सर कहता है कि उसने जो किया वह गलत था और वह नहीं चाहता कि कोई और भी यह गलती दोहराए। तो ये हम कैसे सबसे पहले क्यूरियोसिटी के चक्कर में बहुत सारी कंपनियों का डाटा चुराया और उनका नुकसान किया और इसे जेल भी जाना पड़ा। तो मेरा मानना है कि जो भी करना है बगबाउंटी करें और एथिकल हैकिंग करें। बहुत सारी कंपनियां हैं जो हायर करेंगी और अगर हायर भी नहीं करती हैं, अगर ये आपकी इतनी एज नहीं है, तब बगबाउंटी से बहुत अच्छा सारा कमा सकते हैं अगर आप में नॉलेज हो तो। ठीक है, तो ख़त्म करते हैं और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कि ऐसी वीडियो मैं डालता रहूं। थैंक यू।